Dear student, every year in Neet UG, 4 to 6 questions are asked from the topic cell biology. On page number 125, in the introductory paragraph, there is a question: what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has? इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग। तो एनसीईआरटी ने पूछा है नॉन लिविंग थिंग के पास ऐसी क्या चीज नहीं है जो लिविंग थिंग के पास है, एंड द आंसर इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Then on the same page 125 in the paragraph 8.1 काफी important point mention किया है एनसीईआरटी ने। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Basically, we say that the cell is the fundamental, structural and functional unit of all living organisms. पर ऐसा हम बोलते क्यों हैं? बिकॉज हमने ऑब्जर्व किया एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बेसिकली मेटाबॉलिज्म। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ को परफॉर्म करता है। Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. तो इंडिपेंडेंट लिविंग कौन कर सकता है? मिनिमम एक सिंगल सेल और मैक्सिमम तो एक पूरा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऑन पेज नंबर 126 regarding the cell theory, it is written that he also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. तो बेटा एग्जाम में प्लांट सेल्स की सेल वॉल वाली बात देखकर ऐसा मत सोच लेना कि दिस थिंग वाज कंक्लूडेड बाय श्लाइडन। श्लाइडन क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं प्लांट सेल वाला पॉइंट है बॉटनिस्ट ने दिया होगा, पर ऐसा नहीं है। ये जो बात लिखी है ही ऑल्सो कंक्लूडेड, ये बात श्वान के लिए लिखी है जो कि जूलॉजिस्ट हैं। श्वान ने ही बताया था कि एनिमल सेल्स जो है दे हैव ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट एक बाउंड्री है, थिन आउटर लेयर है। और इन्होंने ही कंक्लूड किया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। सेल थ्योरी से क्वेश्चन आ जाता है और जनरली यही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, विच स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हुम, विच थिंग वाज कंक्लूडेड बाय हुम। फिर आगे बेटा ऑन द सेम पेज नंबर रिगार्डिंग द सेल थ्योरी इट इज मेंशन्ड दैट रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. Omnis cellula e cellulae. ये स्टेटमेंट याद रखना है, यही क्वेश्चन आ जाता है हु गेव दिस स्टेटमेंट या हु फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड. आंसर विल बी रुडोल्फ विर्चो. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and products of cells. ये तो श्लाइडन एंड श्वान वाला पॉइंट हो गया. एंड सेकंड पॉइंट जो रुडोल्फ विर्चो का है, all cells arise from pre-existing cells. On page number 126, it is written that the cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. अब बेटा delimiting structure का मतलब है बाउंड्री. तो ह्यूमन चीक के जो सेल्स हैं उनकी जो बाउंड्री है वो कोई एक मेम्ब्रेन है, दैट वी नो इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बेसिकली जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनकी जो बाउंड्री है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज
इट्स सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बेटा इसी पेज पर आगे लिखा है cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic। तो बेटा प्रोकैरियोटिक का मतलब ही क्या होता है? ओल्ड टाइप का न्यूक्लियस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक मींस न्यू टाइप का न्यूक्लियस जहां पर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। बिकॉज अपन जनरली बोल देते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो है उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर ज्यादा बेटर क्या है कि प्रोकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये बात ज्यादा बेटर है। फिर आगे लिखा है पेज नंबर 126 पर ही, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज in both the plant and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. तो याद रखना, सेल को लिविंग स्टेट में कौन मेंटेन कर रहा है? साइटोप्लाज्म। जो बाउंड्री है, जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, वो तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर इस सेल को लिविंग फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करवा रहा है? साइटोप्लाज्म करवा रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, एंड वी नो दैट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ। तो बेटा प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, या कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो, इनफैक्ट कोई प्रोकैरियोटिक सेल भी अगर है, तो वहां पर भी साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज। फिर आगे एक डेटा है जो याद रखना है, माइकोप्लाज्मास द स्मॉलेस्ट सेल्स आर अराउंड 0.3 माइक्रोन मीटर इन लेंथ। तो बेटा इनका लेंथ याद रखना है। जो स्मॉलेस्ट सेल्स हैं दे आर माइकोप्लाज्मास, प्रोकैरियोट्स हैं ये, और इनका जो लेंथ है सिर्फ 0.3 माइक्रोन मीटर है। और बेटा माइकोप्लाज्मा के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है पीपीएलओ, जो कि सबसे छोटा है 0.1 माइक्रोन मीटर का। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल, ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा भी है और पीपीएलओ भी है, तो फिर अपन पीपीएलओ चूज करेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा सेल हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही हो ऑप्शन में तो फिर अपन माइकोप्लाज्मा चूज कर लेंगे, या फिर पीपीएलओ हुआ ऑप्शन में तो पीपीएलओ चूज कर लेंगे। ऑन पेज नंबर 127 it is written that cells also vary greatly in their shape, मतलब साइज में तो वेरी करते ही हैं, शेप भी इनकी अलग अलग टाइप की होती है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। The shape of the cell may vary with the function they perform. तो मतलब सेल का जो शेप है वो इस बात पर डिपेंड कर सकता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन है, उसको सिग्नल को या इम्पल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट करना है, तो इसलिए कैसा है बेटा, ये एलोंगेटेड है, थ्रेड लाइक है, ताकि ज्यादा डिस्टेंस तक क्या कर सके, सिग्नल को ट्रेवल करा सके। WBCs हो गए बेटा, न्यूट्रोफिल्स हो गए या फैगोसाइटिक सेल्स हो गए, उन्हें फैगोसाइटोसिस करना है तो उनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। फिर बेटा इसी पेज पर 127 पर आगे लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स exhibit a wide variety of shapes and functions। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं सभी सेम शेप या साइज के, सेम फंक्शंस परफॉर्म करने वाले नहीं होते हैं, वहां पर भी काफी वाइड वैरायटी है शेप्स की, फंक्शंस की, साइज की। लेकिन बात यह है सबका जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि सभी के अंदर 70 राइबोसोम्स मिलेंगे, नेकेड डीएनए होगा, यानी कि विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा जो कि मेंटेन करेगा इसको लिविंग स्टेट में, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। ऑन पेज नंबर 128
Regarding the prokaryotes, it is mentioned that prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. यानी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, पर एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा ये एक्सेप्शन केस है। एज अ जनरल स्टेटमेंट ये बात सही है कि प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। फिर आगे लिखा है प्रोकैरियोट्स के बारे में ही, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए, यानी कि वो डीएनए जो कि उस प्रोकैरियोटिक सेल की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। तो बेसिकली एक जीनोमिक डीएनए तो है ही सही जो कि सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और मिलता है कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, और उस स्मॉल डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अच्छे से याद रखना। द प्लाज्मिड डीएनए confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. तो काफी इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोब्स के अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, उसके पीछे रीजन क्या है उनका प्लाज्मिड डीएनए। फिर पेज नंबर 128 पर ही आगे लिखा है, अ स्पेशलाइज्ड differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. तो मीजोजोम क्या है बेटा? बेसिकली इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का सेल के अंदर की तरफ क्या है? एक फोल्ड है, और जो कि क्या है? प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर है। मतलब मीजोजोम किस में देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। On page number 128, regarding the prokaryotes, it is written that the cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन कर रही है कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होगा, और वही क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बैक्टीरिया को, ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट ना हो जाए या फिर कोलैप्स ना हो जाए। फिर आगे लिखा है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बेटा चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों की ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. Basically जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम ही होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर, बस डिफरेंस क्या आता है? उनकी कंपोजिशन के अंदर। स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। On page number 129, it is written that in prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. तो एनसीईआरटी ऐसा बता रही है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में तो है ही सही राइबोसोम, पर राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड भी हो सकते हैं। फिर बेटा डेटा है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में जिसे याद रखना है। दे आर अबाउट 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two subunits, 50s and 30s units, which when present together form 70s prokaryotic ribosomes. तो यानी कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं ये 70s टाइप के राइबोसोम्स हैं, जिसके अंदर दो सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट 50s और एक स्मॉलर सब यूनिट 30s। फिर आगे लिखा है, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू ए सिंगल mRNA and form a chain called
पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। काफी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है नीट के अंदर। कई बार बिल्कुल सिंपल सा आ जाता है कि सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू ए सिंगल एमआरएनए आर नोन एज, तो सिंपल सा आंसर है पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम। तो होता क्या है बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है तो प्रोटीन का कोई एक मॉलिक्यूल तो चाहिए नहीं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो बहुत सारे राइबोसोम क्या करते हैं, एक ही एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं और सब क्या करते जाते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रक्चर को पॉलीजोम। और जो पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम है, मेंशन्ड ये एनसीईआरटी में प्रोकैरियोट्स में है, पर बेटा ये यूकैरियोट्स के अंदर भी मिलता है। वहां पर 70s की जगह 80s राइबोसोम्स होंगे जो एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे। On page number 129, in the paragraph 8.5, it is mentioned that in eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की वजह से क्या क्रिएट हो जाते हैं, कंपार्टमेंट्स। इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक हॉल है, ये उस हॉल की बाउंड्री है। अब इसके अंदर अपन और कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दें इस तरह से, तो बेटा क्या क्रिएट हो गए, इस हॉल के अंदर कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो गए या फिर रूम्स क्रिएट हो गए। सिमिलरली जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में क्या है, बाउंड्री वाली ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। इन सब की वजह से क्या क्रिएट हो गए हैं, कंपार्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर आगे लिखा है पेज 129 पर ही, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, एकदम आइडेंटिकल ये नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेल वॉल, प्लास्टिड्स और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। फिर याद रखना, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। मतलब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। जनरल स्टेटमेंट है कि एनिमल में तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और प्लांट में एब्सेंट होते हैं, पर एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स लिखा है, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो एज ए जनरल स्टेटमेंट बात सही है कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, पर अगर बिल्कुल स्पेसिफिक लिख दिया जाए कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन ऑल दी प्लांट सेल्स, तो फिर बात गलत है, क्योंकि कुछ प्लांट सेल्स के अंदर, स्पेशली लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन पेज नंबर 131, रिगार्डिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज रिटन दैट द लिपिड्स आर अरेंज्ड within the membrane with the polar head towards the outer sides and the hydrophobic tails towards the inner part। काफी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार सिंपली यही क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि पोलर हेड या फिर नॉन पोलर जो टेल है वो आउटसाइड होगी या इनवर्ड होगी। दिस ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। तो होता क्या है बेटा, जो पोलर हेड है वो तो हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग है, और जो नॉन पोलर टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। तो नॉन पोलर टेल जो है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी है, इसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है। सेल के अंदर भी एक्वस एनवायरनमेंट है, साइटोप्लाज्म है, सेल के बाहर भी एक्वस एनवायरनमेंट है। तो फॉस्फोलिपिड किस फॉर्म में अरेंज हुए, बाई लेयर की फॉर्म में, जिसके अंदर पोलर हेड आउटवर्ड है और नॉन पोलर टेल्स जो है वो अंदर की तरफ हैं। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। तो जो बेटा लिपिड है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें जो लिपिड कंपोनेंट है वो मेनली फॉस्फोलिपिड है,
पर फॉस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आगे इंपॉर्टेंट डेटा है जो याद रखना है। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट यानी कि जो आरबीसी है हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ऑन पेज नंबर 132 इट इज रिटन दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। फिर लिखा है बेटा यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। जो लिपिड है बेटा उसका क्वासी फ्लूइड नेचर है। क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड, ना ही कंप्लीटली रिजिड है ना ही बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड है जैसे कि हनी होता है, ना ही बिल्कुल पानी की तरह फ्लूइड है ना ही बिल्कुल स्टोन की तरह रिजिड है। क्वासी फ्लूइड इन नेचर है। तो बेटा इसका बेनिफिट क्या है, जो लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, जो प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, वो क्या कर पाते हैं, लेटरली मूव कर पाते हैं। एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। फिर लिखा है आगे, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस। तो बेटा हमें ये याद रखना है कि फ्लूइड नेचर की जरूरत क्या है, ऐसे क्या फंक्शंस हैं जो नहीं हो पाएंगे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की नहीं होगी, यानी कि रिजिड हो जाएगी अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। तो बेटा सेल ग्रो करता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है फ्लेक्सिबल है, इंटरसेलुलर जंक्शंस फॉर्म हो पाते हैं, सेल सिक्रीशन कर पाता है, एंडोसाइटोसिस कर पाता है, सेल डिवाइड कर पाता है बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी या फिर क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन 100% रिजिड हो जाएगी तो फिर ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। फिर बेटा ट्रांसपोर्टेशन भी करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, बाउंड्री है सेल की, आइसोलेट करती है सेल को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, पर पार्शियली आइसोलेट करती है क्योंकि यही क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये अपन ने देखा ही है। जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे बेटा वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। किसी चीज को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन लेकर जाना होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में सोडियम पोटेशियम पंप, इसी पेज पर। साथ में हमें क्या याद रखना है, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो बेटा सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि वाटर का जो डिफ्यूजन हो रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। ऑन पेज नंबर 132 in the paragraph 8.5.2 regarding the cell wall, it is written that a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। यानी कि फंजाई और प्लांट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक और कवरिंग है जो कि क्या है, सेल वॉल है। अब बेटा सेल वॉल के फंक्शंस याद रखने हैं। सेल वॉल not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। Macromolecules तो पास कर लेंगे, लेकिन जो macromolecules हैं उनके लिए क्या है, impermeable है। जनरल स्टेटमेंट जब भी सेल वॉल की बात होगी तो अपन यही बोलेंगे कि सेल वॉल जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। पर जब स्पेसिफिकली प्राइमरी सेल वॉल की बात होगी जो कि यंग प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, इसमें ग्रोथ हो सकती है, ये फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि यंग प्लांट सेल है, यानी कि अभी भी सेल डिवाइड होकर नया सेल बना है, अब इस सेल को ग्रोथ करनी है,
अगर प्राइमरी सेल वॉल भी रिजिड हुई तो फिर क्या होगा बेटा, सेल ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner, that means towards the membrane side of the cell। तो होगा क्या बेटा, यंग प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर मिलेगी प्राइमरी सेल वॉल। जैसे जैसे ये सेल ग्रो करेगा प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाएगी, इसकी थिकनेस कम हो जाएगी और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑन पेज नंबर 132 it is mentioned that the middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together। तो जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं उनके बीच में एक कॉमन स्ट्रक्चर है मिडिल लैमेला, जो दोनों सेल को आपस में जोड़ के रखता है। मिडिल लैमेला का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसका ये बना है, आंसर विल बी कैल्शियम पैक्टेट। मैग्नीशियम पैक्टेट भी प्रेजेंट होता है बट मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो अगर हमको चूज करना पड़े बिटवीन कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम पैक्टेट। फिर आगे लिखा है द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। तो होता क्या है, कुछ लोकेशंस पर मिडिल लैमेला और सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि दोनों एडजेसेंट सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो बेटा एक स्ट्रक्चर बन गया, एक टनल बन गया, एक पैसेज बन गया दोनों सेल्स के बीच में जिसको हमने बोला प्लाज्मोडेस्मेटा, और इसके थ्रू क्या हो गया, दोनों सेल्स का साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एफिशिएंट पाथवे टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो बेटा अगर एडजेसेंट सेल्स हैं और एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होगा, सबसे इजी सबसे एफिशिएंट पाथवे होगा। ऑन पेज नंबर 133 it is written that endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal which is inside the endoplasmic reticulum and extraluminal that is cytoplasm compartments। तो हो क्या रहा है बेटा, ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एक स्पेस को एनक्लोज कर रही है। वो जो स्पेस है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसको अपन ने क्या बोला, लुमिनल कंपार्टमेंट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो एरिया है यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसको अपन ने बोला एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। हमने पढ़ा भी था कि यूकैरियोट्स के अंदर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। फिर याद रखना RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid। तो बेटा कई बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि RER का फंक्शन क्या है या SER का फंक्शन क्या है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो याद रखना है इस चीज को, साथ में याद रखना in animal cells lipid like steroidal hormones are synthesized in SER। बेसिकली हमसे सिंपल अगर पूछ लिया लिपिड का सिंथेसिस कहाँ होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम से क्लिक हो जाएगा। स्टेरॉयडल हार्मोन पूछ लिया कहाँ सिंथेसाइज होते हैं तो बेटा बिकॉज स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड के ही डेरिवेटिव हैं तो उनका सिंथेसिस भी कहाँ होता है,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। On page number 134, regarding the Golgi complex, it is written that the cis and the trans faces of the organelle are entirely different but interconnected। मतलब ये हुआ कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसका जो फॉर्मिंग फेस यानी कि सिस फेस है और जो मैच्योरिंग फेस यानी कि ट्रांस फेस है, दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। होता क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल्स रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और ये वेसिकल जाकर फ्यूज होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस से। अब इस वेसिकल के अंदर जो भी मटेरियल था वो पहुंच गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो मॉडिफिकेशन परफॉर्म करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर इस मटेरियल को रिलीज किया जाएगा ट्रांस फेस से वेसिकल की फॉर्म में। जो बेटा लाइजोसोम है, बेसिकली अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। लाइजोसोम भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिलीज हुए, इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने और फिर क्या बन गया, लाइजोसोम का फॉर्मेशन हो गया। द गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या हो गया, पैकेजिंग करना मटेरियल की। क्यों? क्योंकि उन्हें या तो कहां सेंड करना है, इंट्रासेल्युलर टारगेट्स पर यानी कि सेल के अंदर ही, या फिर सेल के बाहर क्या करवाना है, सिक्रीट करवाना है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या रिलीज हो जाएगी, ट्रांसफेज से सिक्रेटरी वेसिकल जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और फिर इसके अंदर का मटेरियल सेल के बाहर रिलीज हो जाएगा। और याद रखना बेटा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, गोल्जी apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids, यानी कि ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी apparatus करता है। On page number 134 in the paragraph 8.5.3.3 which is regarding the lysosomes, it is written that the isolated lysosomal vesicles have been found to be rich in almost all types of hydrolytic enzymes जिन्हें हाइड्रोलेसिस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेसेस, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। तो बेटा याद रखना कि लाइसोसोम के अंदर ऑलमोस्ट सभी टाइप के एंजाइम्स मिलते हैं, हाइड्रोलाइटिक सभी एंजाइम्स मिलते हैं जिनका काम होता है डाइजेस्ट करना कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को। और ये एंजाइम एक्टिव कहाँ होते हैं, एसिडिक पीएच पर ये एक्टिव होते हैं। फिर इसी पेज पर पैराग्राफ 8.5.3.4, तो बेटा अगर अपन प्लांट के वैक्यूल की बात करें, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो अप टू 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है प्लांट सेल का, इसके अंदर क्या है बेटा, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है टोनोप्लास्ट के लिए, जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन प्लांट्स the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole। यानी कि आयंस का या वेस्ट मटेरियल का, वाटर का, सैप का, चीजों का जो कंसंट्रेशन है वो वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, साइटोप्लाज्म के अंदर कम होता है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करती है टोनोप्लास्ट, फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट को, यानी कि यहां पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से वैक्यूल के अंदर आयंस का और अदर मटेरियल्स का। ऑन पेज नंबर 134 in the paragraph 8.5.4 it is mentioned that mitochondria, unless specifically stained
are not easily visible under the microscope. तो याद रखना, इजीली इसको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते हैं अगर इसको स्पेसिफिकली स्टेन नहीं किया हो। और बेटा सिंगुलर को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। प्लूरल को क्या बोल देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल is variable depending on the physiological activity of the cells। यानी कि एक सेल की जो मेटाबॉलिक रेट है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज अगर ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होंगे, और किसी सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होंगे। अलग अलग शेप साइज का ये हो सकता है, जनरली सॉसेज शेप का होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो इसमें बेटा दो एक्वस कंपार्टमेंट बन गए। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में है, याद रखना, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है, यानी कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ऑन पेज नंबर 135, regarding the mitochondria, it is written that the two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों के पास अपने अपने अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। फिर याद रखना बेटा, द मैट्रिक्स also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes 70S type के, and the components required for the synthesis of proteins। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसके अंदर हमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा प्रोकैरियोट्स जैसा, 70S राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स जैसे, और आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। यानी कि ये अपने प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है, इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी होती है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और माइटोकॉन्ड्रिया अपना बायोजेनेसिस यानी कि अपना रिप्रोडक्शन भी कैसे करते हैं? प्रोकैरियोट्स की तरह फिजन करके। ऑन पेज नंबर 135, पैराग्राफ 8.5.5, it is written that plastids are found in all plant cells and in euglenoids। तो बेटा सभी प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स मिलते हैं, और प्लांट्स के अलावा यूग्लिनोइड्स जो कि प्रोटिस्टन है उसके अंदर भी प्लास्टिड्स मिलते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, plastids can be classified into क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, जिसको अपने को आगे स्टडी भी करना है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मेनली। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है बेटा, ये कलरलेस है, इसमें पिगमेंट नहीं होता, ये स्टोरेज प्लास्टिड है, जो फर्दर 3 टाइप्स का है। अमाइलोप्लास्ट विच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि स्टार्च, एलायोप्लास्ट जो फैट्स या ऑयल का स्टोरेज करता है, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन्स का स्टोरेज करता है। तो बेटा अगर अपन ऐसा बोल दें कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, तो बात गलत हो जाएगी। सभी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वो तो उन सेल्स में है जिन्हें फोटोसिंथेसिस करना है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी प्लास्टिड हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ना सही पर क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट कोई और प्लास्टिड प्रेजेंट हो सकता है प्लांट सेल में। दैट इज व्हाई इट इज ट्रू दैट plastids are found in all plant cells. Then on page number 136, regarding the chloroplast, it is written that their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. बेसिकली जो मीजोफिल सेल्स होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है,
उनके अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं एक ही सेल में। फिर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी ये बात सही है, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल and inner membrane is less permeable. On page number 136, it is mentioned that thylakoids are arranged in stacks like the piles of coins called grana or the intergranal thylakoids. अब बेटा इस लाइन का ये मीनिंग मत निकालना कि ग्रेना को ही इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोलते हैं। यहां पर एनसीईआरटी ने यह समझाया है कि थैलेकॉइड जो है दो फॉर्म में मिल रहा है, एक तो ग्रेना की फॉर्म में और दूसरा इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स की फॉर्म में। बेसिकली ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इसको तो बोलते हैं थैलेकॉइड। और जब थैलेकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक होता है तो इस स्टैक या पाइल ऑफ थैलेकॉइड्स को बोलते हैं ग्रैनम। और दो ग्रैनम के बीच में जो कनेक्ट करने वाला थैलेकॉइड है उसको बोलते हैं इंटरग्रेनल थैलेकॉइड। तो थैलेकॉइड हमको ग्रेनम में भी मिल रहा है और दो ग्रैनम के बीच में भी मिल रहा है एज इंटरग्रेनल थैलेकॉइड या फिर स्ट्रोमा लैमेले। फिर आगे लिखा है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड्स एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमन। जो थैलेकॉइड है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमन। फिर याद रखना, द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिंथेसिस दोनों के एंजाइम्स स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। और याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भी सिंगल सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोट जैसा 70S राइबोसोम और आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ऑन पेज नंबर 136 in the paragraph 8.5.6, it is written that the two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S, while that of 70S ribosomes are 50S and 30S. Here S, that is Swedberg's unit, stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. मतलब 60S का मतलब ये नहीं है कि ये सब यूनिट 60 यूनिट डेंस है या इसका साइज जो है वो 60 यूनिट है। 60S का मतलब ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, इनडायरेक्ट मेजर है डेंसिटी और साइज का, डायरेक्ट मेजर नहीं है। देन ऑन द सेम पेज नंबर 136 in the paragraph 8.5.7, it is written that the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as, ये functions याद रखना, mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. On page number 137 in the paragraph 8.5.8, एनसीईआरटी हमको ये बता रही है कि जो सीलिया या फ्लैजेला है इसके कोर में क्या है, एक्सोनीम है। बेसिकली बाहर तो क्या है, इसकी जो कवरिंग है वो तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर कोर में क्या है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स के इस कलेक्शन को क्या बोला है, एक्सोनीम। और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, 9 तो पेरिफेरल डबलेट्स हैं और 2 सेंटर में क्या है, सिंगलेट्स हैं।
इसलिए एक्सोनीम का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? 9+2 अरेंजमेंट या फिर 9+2 एरे कहलाता है। और याद रखना बेटा, देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। तो बेसिकली ये जो एक्सोनीम है इसके अंदर 9 तो क्या है? पेरिफेरल डबलेट्स, और 2 क्या है बेटा? सिंगलेट्स हैं जो कि सेंटर में है। और सारे डबलेट्स जो हैं वो सेंटर से जुड़े हुए होते हैं और इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर है रेडियल स्पोक। तो बेटा 9 पेरिफेरल डबलेट हैं, इसलिए रेडियल स्पोक भी कितने हैं? 9 हैं। फिर याद रखना, बोथ द सीलियम एंड फ्लैजेलम, प्लूरल को सीलिया फ्लैजेला बोल देते हैं, सिंगुलर को बोलेंगे सीलियम या फिर फ्लैजेलम, emerge from centriole like structure called the basal bodies। यानी कि एक centriole like structure होगा जिसको बोलेंगे basal body। On page number 137 in the paragraph 8.5.9 it is written that both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। मतलब ये हुआ कि एक सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेंट्रियोल, दिस इज द अनदर सेंट्रियोल, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? सेंट्रोजोम। और ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर ये एक दूसरे से रखे होते हैं। Now each centriole in centrosome has an organization like the cartwheel। सेंट्रोजोम का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है like the cartwheel। जो एक सेंट्रियोल है इसका अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स और सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होती है। इसी को अपन बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ऑन पेज नंबर 138 एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है, और न्यूक्लियर एनवेलप क्या है उसको यहां पर डिस्क्राइब किया है कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या है? 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स है और बीच में एक स्पेस है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दिस न्यूक्लियर एनवेलप forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। मतलब ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, दोनों के बीच में स्पेस हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। कलेक्टिवली दे आर नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में बैरियर क्रिएट कर रहा है। फिर आगे लिखा है, द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। तो जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये किससे कंटिन्यूअस रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसलिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी क्या मिल सकते हैं? राइबोसोम्स। तो बेटा राइबोसोम्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में? साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं, प्लास्टिड में मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट में मिल रहे हैं मतलब, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम न्यूक्लियर एनवेलप में भी मिल रहे हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, इनर में नहीं। कहाँ मिल रहे हैं? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अटैच्ड मिल रहे हैं। ऑन पेज नंबर 138 regarding nucleus it is written that nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm। तो बेसिकली बेटा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या कर रही है? बैरियर क्रिएट कर रही है न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप में जगह जगह पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर पोर, जो कि क्या कर रहे हैं? पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटीन और आरएनए का मूवमेंट के लिए बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। फिर आगे लिखा है, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन।
यानी कि न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो मटेरियल है उसको अपन ने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और इसके अंदर क्या क्या होगा, क्रोमेटिन प्लस न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या है हमको पता है, राइबोसोमल आरएनए जो है उसका सिंथेसिस यहां पर होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। ऐसे सेल्स जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं उनको राइबोसोम्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। और राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम की फैक्ट्री है न्यूक्लियोलस। राइबोसोम की सब यूनिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या न्यूक्लियोलस का जो साइज है वो क्या होगा, लार्ज होगा, ऐसे सेल्स में जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन पेज नंबर 139 it is written that chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA। That means chromatin जो है वो सिर्फ डीएनए का नहीं बना है, उसमें डीएनए के साथ साथ बेसिक प्रोटीन्स भी हैं जिसको हिस्टोन्स बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं और आरएनए भी प्रेजेंट है। फिर आगे लिखा है एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स। बेसिकली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब क्रोमोसोम नहीं दिखता है, तब हमको न्यूक्लियोप्लाज्म दिखता है, पर जो डिवाइडिंग सेल होते हैं वहां क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम। तो एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present। यानी कि हर क्रोमोसोम पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि सेंट्रोमियर तो मिलेगा ही मिलेगा। और सेंट्रोमियर पर क्या प्रेजेंट होंगे, दो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा तब इन काइनेटोकोर से ही क्या अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। फिर आगे लिखा है बेटा रिगार्डिंग दी chromosomes, the metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosome। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो ऑलमोस्ट सेंटर में होगा। भाई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेंटर में होगा, एग्जैक्ट सेंटर में है, मिडिल में, तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि ऑलमोस्ट मिडिल में है या ऑलमोस्ट सेंटर में है तो इसका मतलब किसकी बात चल रही है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की। क्योंकि इसके जो दो आर्म्स बने एक क्रोमेटिड के, जो ये 1 और 2 आर्म बने ये ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होंगे। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा उसके अंदर सेंट्रोमियर जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होगा, मिडिल से अवे होगा। तो ऑलमोस्ट मिडिल या मिडिल बोला तो आंसर विल बी मेटासेंट्रिक, और अगर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल बोला तो आंसर विल बी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं नीट के अंदर। ऑन पेज नंबर 140 रिगार्डिंग द क्रोमोसोम्स it is written that sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location। This gives the appearance of a small fragment called the satellite। तो बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन तो सभी क्रोमोसोम्स पर मिलेगा, पर कुछ क्रोमोसोम्स पर क्या मिलता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो पोर्शन है वो एक स्मॉल फ्रेगमेंट है जिसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। मतलब ये जो हमारा क्रोमोसोम है ये तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेंट्रोमियर जो हर क्रोमोसोम पर मिलेगा। कुछ क्रोमोसोम पर क्या मिलता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसके बाद का जो ये स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला अपन ने, सैटेलाइट। देन
on the same page number 140 in the paragraph 8.5.11 regarding the microbodies, याद रखना they are present in both plant and animal cells. माइक्रोबॉडीज जो है प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिलती है। फिर बेटा इसके बाद समरी है पेज 140 पर ही, और समरी के अंदर लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया help in oxidative phosphorylation and generation of adenosine triphosphate। तो हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन है, वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो आप प्लांट फिजियोलॉजी में देखोगे। फिर आगे लिखा है समरी के अंदर ही, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। अब बेटा यहां पर ये ओनली वर्ड गलत लिखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में ही हमने डिस्कस किया था, पेज नंबर 135 पर लिखा है प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। तो सिर्फ प्लांट सेल में नहीं मिलता है, प्लांट सेल के अलावा यूग्लिनोइड्स में भी प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे लिखा है समरी में ही, द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। यानी कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो ग्रेना है, जो थैलेकॉइड है, वो तो क्या है? लाइट रिएक्शन का साइट है। और डार्क रिएक्शन यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? स्ट्रोमा के अंदर। एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन से, और फिर उस एटीपी का यूज हो रहा है डार्क रिएक्शन के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। डिटेल में जो ये रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर है। हमें सिर्फ यहां पर इतना ही याद रखना है। तो बेटा इसी के साथ जो सेल बायोलॉजी टॉपिक है उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।